आईपा के मंच पर आप सभी का स्वागत है। आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, एक ऐसा संगठन जो देश में प्रगतिशील राजनीति की बात करता है, जो बात करता है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मुद्दों की, जो बात करता है जन सरोकार के मुद्दों की। ये जाति, व्यक्ति विशेष की, धर्म की राजनीति को दरकिनार करता है। आज इसी कड़ी में हम इलाहाबाद के एक्स एमएलए अनुग्रह नारायण सिंह के पास मौजूद है, जिनसे हम जानेंगे कि एक समाज में किन किन मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आईपा पे। देखिए, समाज और देश में हम लोग आज़ाद हुए, उसके पहले गुलाम थे, अंग्रेजों के गुलाम थे। और जब आज़ाद हुए तो हमारे सामने बहुत भारी काम था कि इस देश को किस तरह बिल्डअप किया जाए। संसाधन हमारे पास, खनिज था, पावर थी, सब कुछ था, लेकिन उसको वो हमारा नहीं था, दूसरों का था। उसके लिए रोटी, कपड़ा, मकान सबको मिले, सबको चिकित्सा मिले, शिक्षा मिले, और जिससे देश के नागरिक सशक्त होकर खड़े हो सके। सर, आपने उस समय तमाम सामाजिक बुराइयां थी, अंधविश्वास था, रूढ़ियां थी, उन सब से भी लड़ना था। हमने लोकतांत्रिक ढांचा बनाया, उस लोकतंत्र में सबको समानता का अधिकार दिया गया। लेकिन समानता का अधिकार राजनीतिक तो था, लेकिन सामाजिक रूप से भी तमाम भेदभाव थे। रूढ़ियाँ और जो परंपराएं थी वो इस तरह की थी कि समाज जो है बटा हुआ था। तो सबको समेटना, उनको शिक्षित करना, आगे ले आना, फिर देश को भी उन्नत करना, देश को विश्व के स्तर पर खड़ा करना, यही जो है राजनीति का लक्ष्य होना चाहिए था। और उसमें कांग्रेस ने काफ़ी काम किया। सर, देश में जो वर्तमान राजनीति का प्रचलन चल रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? कितना संतुष्ट हैं आप इससे? ये राजनीतिक प्रचलन है ही नहीं है। इसमें जहाँ पे हम किसी विशेष वर्ग की बात करने लगते हैं और उसके वर्ग के जन्म के आधार पर बात करने लगते हैं, तो फिर हमारी जो इस देश की उन्नति की बात कैसे हो सकती है? क्योंकि जन्म के आधार पर जो भी होगा, संविधान के आधार पर सब बराबर हैं। जो भी असमानताएं जन्म के आधार पे, आपके वर्ण के आधार पे हैं, वो संविधान में बराबर हैं। तो कोई भी जो सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, उसको तो संविधान के अनुसार देश को ले चलना है। लेकिन वो नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि ऐसी तमाम शक्तियाँ जो इन रूढ़वादी बातों को और संकीर्णवादी रहे हैं, वो उसी से अपना जो है रास्ता निकालना चाहते थे। राजनीतिक रास्ता उनके पास नहीं था। राजनीतिक रूप से सदैव असफल होते रहे। उन्होंने तो आज़ादी के समय ही बंटवारा इसी पे कराया। वो शक्तियाँ उस समय सशक्त नहीं थी, इसलिए कि उस समय महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, प्रफुल्ल चाकी जैसे तमाम हमारे जो क्रांतिकारी वीर थे, जो देश के लिए लड़ रहे थे, उनको जनता देख रही थी, उस वर्ग के, उस पीढ़ी के लोग, और उन्होंने इसको कभी सफल नहीं होने दिया। लेकिन जो हमारे देश के तमाम जिनसे हमने आज़ादी ली, उनकी निगाह सदैव रही। वो उन शक्तियों को हमेशा यहाँ प्रश्रय देते रहे कि जो इस देश में, समाज में अलगाव कर दें और संघर्ष में वो बीच में आ जाए। तो आज वो स्थिति आ गई है 5-7 साल से, ये उसमें सफल हो गए। सर, आपने एक आदर्श समाज के कुछ चीजों को बताया कि रोटी, कपड़ा और मकान। आजादी के 75 साल हो गए, आज भी हम रोटी, कपड़ा और मकान की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो चीज भी जमीनी स्तर तक लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। इसके कारण क्या है सर? नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंची है। पहले, अब हमारी भी उम्र काफ़ी हो गई है, हम सीनियर सिटीजन हो गए हैं, और हम लोग क्या खाते थे, कैसे रहते थे, हम कोई बहुत भारी राजा महाराजाओं के घर के नहीं थे, राजनीतिक घर के नहीं थे, साधारण घर के हम लोग थे। उस समय हमारी बेरोजगारी दर क्या थी? कृषि ही 80% हमारी जो है आय थी। आज जो है दुनिया भर के रोजगार हैं, दुनिया भर के पब्लिक सेक्टर इसीलिए बनाए गए। एजुकेशन में भी जहाँ पर सरकारें काम कर सकती थी कि, और नहीं तो उसको निजी लोगों में ऐसे तमाम सामाजिक संस्थाओं को दिया गया, उनको अधिकार दिए गए। लोगों को रोजगार के लिए आपने देखा कि किस प्रकार जो है कांग्रेस ने जो पब्लिक सेक्टर में, संस्थाओं में सरकारी नौकरियां दी गई। व्यक्तिगत रूप से अभी जो लेटेस्ट रहा है पिछले मनरेगा के रूप में, एक तरह से ये काम का मौलिक अधिकार है। और अभी यूपीए में ही
काम के अधिकार के साथ ही साथ सूचना का अधिकार दिया गया कि अगर इस तरह की कोई गड़बड़ियाँ हो रही हैं तो पार्लियामेंट मेंबर्स और एमएलएज और जनप्रतिनिधि नहीं, कोई आम आदमी भी सूचना लेके उस पर आगे उसको शिकायत करे, उसको ठीक करने की कोशिश की जाए। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया। जब हम लोग यहाँ पे छात्र संघ में थे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ में मैं अध्यक्ष भी रहा हूँ, तो हम लोगों ने इस मूवमेंट को उसमें शुरू किया था और बहुत बड़े स्तर पे इस मूवमेंट हुआ कि शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार हो, काम का अधिकार मौलिक अधिकार हो। और वो 2005-7 में जब यूपीए की गवर्नमेंट आई है तो उन्हें सारे मौलिक अधिकार दिए गए, अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो इस प्रकार जो है इसको करने की कोशिश की गई। लेकिन अब उन संस्थाओं को जहाँ से रोजगार उत्पन्न होते थे उनको तो बेचने की बात हो रही है, और इसलिए बेचने की बात हो रही है कि धर्म की अफीम चर्चा के लोगों को उसमें मस्त कर दिया गया है और इधर जो है पूरा बेचना शुरू कर दिया है। तो एक तरह से रोजगार नहीं होगा, ये तो हम लोग उन बड़े कंपनियों वालों के गुलाम बनाने की कोशिश की रही है। सर, वर्तमान की राजनीति में युवा भागीदारी कैसी होनी चाहिए, क्योंकि अभी भी युवा वर्ग जो है ना राजनीति से कहीं ना कहीं अपने आप को दूर रख रहा है। नहीं, देखिए, युवा वर्ग जो है राजनीतिक रूप से सचेत है और उसको राजनीतिक रूप से दूर करने की तमाम कोशिशें भी की गई हैं। हमारे छात्र संघ जो है उसके पहले केंद्र होते थे, उन छात्र संघों को भी भोथरा करने की कोशिश की गई है। उनकी चुनाव की पद्धति को लेकर, उनके अधिकारों को लेकर कई जगह तो अब छात्र संघ का गठन ही नहीं होने पा रहा है। सर, आरक्षण और धर्म पर सियासत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब भी चुनाव आते हैं लाख दावे हो जाए कि स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़े जाएंगे, लेकिन भावनात्मक मुद्दों पर चुनाव को मोड़ दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है और इसका दोषी कौन है? सर देखिए, भावनात्मक मुद्दे आते हैं जाते हैं, तमाम कई बार हुआ। आपके इसी भारतवर्ष में गौ रक्षा के लिए भी आंदोलन हुआ, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। हाँ, इधर जरूर ये कुछ सफल हो गए हैं, लेकिन ये सफलता बहुत दिन नहीं रहेगी। विकास, मंदिरों के विकास करने से ही नहीं, मंदिर तो पहले है ही है। मंदिर तो एक बाहरी आवरण है, उसमें जो मूर्तियाँ हैं, उसमें जो हमारी आस्था है, जिनको हम मानते हैं कि भगवान हैं, वो तो वहाँ पहले से हैं। हम भगवान को बड़े बहुत भारी महल की जरूरत नहीं है। भगवान श्री राम जी भी, उन्होंने अपने पिताजी कहने पर उन्होंने राजपाट छोड़ के वन चले गए। जब लौट के भी आए तो भारी महल में भी अगर उनको रहना था, चूँकि उनका था ही, लेकिन वहाँ पर भी जमीन में वो कुछा बिछा के रहते थे, बलकर बस धारण करके रहते थे। राजा होने के बावजूद वो जो है साधारण ढंग से ही रहे। इसलिए हमारे नौजवानों को समझना चाहिए, देशवासियों को समझना चाहिए। सर, एक प्रगतिशील समाज में प्रगतिशील मतदाताओं का होना जरूरी है। मतदाता वोट करते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते हैं, उनका सपने पूरे नहीं हो पाते, वो ठगा महसूस करते हैं। ऐसे में मतदाता क्या करें? मतदाता को देखना चाहिए कि उनका कौन भला कर सकता है, कौन उनके बीच में रहता है। तमाम आदमी के रोजी रोटी के साथ ही साथ तमाम सामाजिक समस्याएं होती हैं, आर्थिक समस्याएं होती हैं, स्वास्थ्य की समस्याएं होती हैं। तो कौन सा जनप्रतिनिधि उनके साथ रहता है, कौन उनकी मदद करता है, इसको देखना चाहिए और देखना भी होगा। मैं यहाँ से जहाँ से 4 बार जीता भी हूँ, तो जब जीते हैं तो यहाँ पे हमारे जात पात के ज़्यादा लोग नहीं, सभी जात के बड़े लोग हैं, लेकिन एक शैक्षिक कॉन्स्टिट्यूंसी है और यहाँ पे उन्होंने काम के आधार पे ही जो है निर्णय किया है। हम लोगों का तो स्लोगन ही रहता है कि जो है काम के आधार पे वोट दीजिए, धर्म के आधार पे। सर, आपसे आखिरी सवाल, हर दल अपने आप को लोकतांत्रिक बताता है कि हम लोकतांत्रिक तरीके से हर चीज का पालन करते हैं, हर फैसले लेते हैं। क्या वास्तविक में हर दल लोकतांत्रिक है अभी? देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो जनता के द्वारा जनता के लिए है। तो जो संगठन बनते हैं कहते यही हैं, लेकिन अब हमारे कांग्रेस में तो लोकतंत्र है। अब उसको ये लोग कहते हैं कि एक परिवार का है, तो परिवार तो राजनीति में है ना। परिवार के बीच जो लोग हैं उन लोग राजनीति में, और उनके जो परिवार के लोग थे, उनके जो पूर्वज थे, उन्होंने तो कुर्बानी दी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जाने माने वकील थे, पंडित मोतीलाल नेहरू जी जाने माने वकील थे, और आज भी आनंद भवन गवाह है कि उनकी क्या जो है उसमें विरासत थी। लेकिन उसको छोड़ के 9 साल 8 महीना 11 दिन जेल में रहे, और उनके मरने के बाद तत्काल जो है इंदिरा जी नहीं हुई।
फिर शास्त्री जी हुए, फिर इंदिरा जी हुए, उसके बाद माननीय राजीव गांधी जी, लेकिन 91 के बाद तो लगातार जो है नेहरू परिवार कोई उसने पद नहीं ग्रहण किया सरकार में। तो संगठन के लिए जो है जो कुर्बानी की जा रही, जो देते हैं, जो त्याग बलिदान करते हैं, उनको नहीं भुलाया जा सकता। सर, आईपा भी एक ऐसा ही संगठन है जो एक मुहिम चला रहा है, हर तबके के लोगों से जाके मिल रहा है, उनकी समस्याओं को उजागर करने का काम कर रहा है। आईपा की इस मुहिम को आप कैसे देखते हैं? नहीं, बहुत ही सराहनीय कार्य है, क्योंकि एक भटके हुए समाज में अगर कुछ लोग इस तरह का काम करते हैं तो निश्चित ही बहुत ही सराहनीय है, और उसके लिए बहुत ही धन्यवाद भी देते हैं, शुभकामना भी देते हैं। आईपा के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अनुग्रह नारायण सिंह जी, जिन्होंने प्रगतिशील समाज कैसी होनी चाहिए उस पर अपने विचार रखे, राजनीति किन मुद्दों पे होनी चाहिए उन पे उन्होंने अपना विचार रखा। ऐसे ही आईपा के साथ बने रहिए। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।